Welcome students in my next series of REIT level 2 साइंस मैथ्स स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। लास्ट क्लास में हमने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में, जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में। अब इस क्लास में यूकैरियोटिक कोशिका का देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में हम दो कोशिकाओं की स्टडी करेंगे, एक ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इसकी तुलनात्मक अध्ययन, जिससे आपको याद रह जाएगा कि कहां कहां क्या क्या है। सबसे पहले लेते हैं कि इनकी संरचनाओं के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले परत, ये सबसे बाहरी परत है जो इसकी एक नंबर की परत है, नंबर 1 लेयर या परत है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये है कोशिका भित्ति, ठीक है। यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति जो है ये बनी हुई किससे है। कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेलुलोज से, ठीक है। तो ये परत हो गई नंबर 1। नंबर 2 पे लेते हैं जो परत लिखी हुई है, ये देखिए अंदर की तरफ जो है ये वाली, ये परत है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों अलग अलग होती है। कोशिका झिल्ली जो है वो बनी हुई होती है प्रोटीन प्लस लिपिड से, तो ये दूसरे नंबर परत हो गई। तो पादप कोशिका की दो परतें हो गई, बाहरी, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, आंतरिक कोशिका झिल्ली। सबसे बाहरी बनी हुई होती है सेलुलोज से और आंतरिक कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है प्रोटीन और लिपिड से। इधर आ जाते हैं जंतु कोशिका में। यहां पे कोशिका भित्ति नहीं होती है, यहां पे होती है कोशिका झिल्ली और इसका रासायनिक संगठन भी प्रोटीन और लिपिड ही होता है। तो जंतु कोशिका में एक कोशिका परत पाई जाती है, वो है कोशिका झिल्ली और बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड की ट्राई लेयर से, त्रिस्तर से, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। फिर लेते हैं परत के बाद में इनमें पाए जाने वाले लिक्विड पदार्थ या तरल पदार्थ को। अंदर जो कुछ भी लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ पाया जाता है पूरी की पूरी संरचना के अंदर, इसके लिए एक शब्द लिखा जाता है, वो है कोशिका द्रव्य, ठीक है। और यहां पर भी ये जितना भी तरल पदार्थ मिल रहा है इसके लिए भी शब्द लिखा जाता है कोशिका द्रव्य। अब इस शब्द को आपको देखना है, कोशिका का द्रव्य, जितना कुछ भी इसके अंदर है वो सारा कोशिका द्रव्य है, ठीक है। और इसमें भी जितना कुछ भी है वो सारा का सारा है कोशिका द्रव्य। यहां पे एक शब्द और आता है साथ में जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। और यहां पर भी हम लिखेंगे एक शब्द और जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। तो यहां पे आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए, कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य में क्या अंतर है। जीव द्रव्य जो कुछ भी कोशिका के अंदर है, जैसे यहां ये पादप कोशिका है, केंद्रक है, रिक्तिका है, सारे कोशिकांग मिला के सब कुछ बनता है जीव द्रव्य, सभी पदार्थ, ठीक है। और इसमें भी ये सब कुछ मिलके क्या बन रहा है, जीव द्रव्य, यानी सभी पदार्थ जो हैं कोशिका के अंदर वो बोले जाते हैं जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में से माइनस कर दें अगर हम किसको, केंद्रक को, जीव द्रव्य में से अगर हम माइनस कर दें केंद्रक को, तो ये बन जाएगा कोशिका द्रव्य। जब जीव द्रव्य में से हमने हटा दिया किसको, केंद्रक को, तो क्या बन गया, कोशिका द्रव्य। तो वह तरल पदार्थ, जिस केंद्रक को छोड़ के वह तरल पदार्थ और कोशिकांग जो होते हैं वो कहलाते हैं जीव द्रव्य। तो यहां पे ये दूसरा हो गया, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य से संबंधित टॉपिक, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में केंद्रक है, ठीक है। कोशिका द्रव्य के साथ में दूसरे क्या है, कोशिकांग है। तो जब दोनों को साथ में करेंगे तो जीव द्रव्य हो गया। तो हम लेते हैं केंद्रक। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है यहां पे, ये है केंद्रक, ठीक है। और यहां पे ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये है केंद्रक। अब केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं, केंद्रक के सबसे बाहर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ये केंद्रक झिल्ली जो होती है
2 परत की होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज है केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली ये दाने नुमा संरचना, ये वाली जो संरचना है इस प्रकार की, और यहां पे ये जो दिखाई दे रही है इस संरचना को बोलते हैं केंद्रिका, ठीक है। ये केंद्रिका है और यहां पे ये केंद्रिका, ये संरचना होती है। इसके बाद में केंद्रक के अंदर जो ये धागेनुमा पदार्थ होता है इसको बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ का दूसरा नाम होता है, जो ये धागेनुमा संरचना है इसको एक नाम और बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन धागा, क्रोमेटिन धागा, ठीक है। तो क्रोमेटिन धागा ही आनुवंशिक पदार्थ है, यहां पर भी यही क्रोमेटिन धागा जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है। अब यहाँ पे क्रोमेटिन धागा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किस किस से बना हुआ है, वो आपको याद रखना है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, 2 हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और यहां पर भी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से अंदर वाला ही धागा बना हुआ है, ठीक है। अब लेते हैं कि डीएनए का क्या है इसमें और हिस्टोन का क्या उपयोग है। तो जो इनके अंदर डीएनए मिलता है, ये डीएनए वास्तविक रूप से आनुवंशिक पदार्थ है, हिस्टोन केवल इस आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए को बांधने का काम करता है, ठीक है। तो डीएनए होता है वो वास्तविक आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्रोमेटिन धागा पूरा का पूरा आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। इस क्रोमेटिन धागे में केवल डीएनए जो होता है वो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्रक में पाए जाने वाला कोई भी जो पूरी संरचना है, ठीक है, वो क्रोमेटिन धागा है, और क्रोमेटिन धागा में डीएनए जो है वो आनुवंशिक रूप से इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिक पदार्थ है। अब ये हो गया केंद्रक के अंदर की संरचना, केंद्रिका है, क्रोमेटिन धागा है, केंद्रक झिल्ली है, और ये जो छिद्र पाए जाते हैं ये वाले, ये कहलाते हैं केंद्रक छिद्र। यहां से पदार्थ बाहर से केंद्रक में जाता है और केंद्रक से बनने वाला कोशिका ध्रुव में जाता है। इसके बाद लेते हैं एक संरचना यहां दिखाई दे रही है आपको, ये केंद्रक के ऊपर जुड़ी हुई संरचना, इसको बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में ER, इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका जो होती है इस पे जो क्वेश्चन बनता है ये कि ये 2 प्रकार की होती है। पहली अंतःप्रद्वी जालिका खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका, क्योंकि यहाँ पे ये दाने के रूप में जो संरचनाएं पाई जाती है इनको बोलते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होते हैं वो अंतःप्रद्वी जालिका पे मिलते हैं, और दूसरी अंतःप्रद्वी जालिका होती है वो स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। ये वाली चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका है, इस पे राइबोसोम या ये दाने नहीं पाए जाते हैं। दोनों का कार्य ध्यान रखना है। ये अंतःप्रद्वी जालिका केंद्रक के साथ में मिलके, यानी कि राइबोसोम, अंतःप्रद्वी जालिका और केंद्रक की सूचनाएं, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। और ये अंतःप्रद्वी जालिका विभिन्न रासायनिक पदार्थों की पैकेजिंग का काम करती है, और यहां पर भी यही है। अब लेते हैं नेक्स्ट संरचना, इसके अंदर दूसरी जो संरचना है ये वाली, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। दोनों जगह जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी उसको आपको ध्यान में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में एटीपी बनाने का काम करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी जो होती है जंतु और पादप दोनों के शरीर में ऊर्जा देने का काम करती है, और ऊर्जा की करेंसी मान सकते हैं इसको, ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी बनती है, यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट संरचना लेते हैं जो पादप कोशिका में विशिष्ट होती है, वो है रसधानी। ये है रसधानी, और इस रसधानी में रस यानी विशिष्ट जो है रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये रसधानी है जो इसकी आकृति बनाने में इसकी सहायता करती है। तो रसधानी जो होती है इसके द्वारा इसकी भित्ति पे दबाव डाला जाता है, और ये भित्ति इस रसधानी पे दबाव डालती है, जिससे पूरी की पूरी ये कोशिका जो होती है पादप, ये अपने नियमित आकार में बनी हुई होती है। अगर इनमें से दोनों का किसी का भी दाब अनियमित हो जाए
तो इसका आकार विकृत हो सकता है। तो ये रसधानी का मुख्य कार्य है। तो रसधानी का मुख्य कार्य क्या हुआ? पादप कोशिका की आकृति बनाने में सहायक। ठीक है। इसके बाद में यहां पे कुछ दूसरी संरचनाएं भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जो संरचना दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं तारककाय। ठीक है, पादप कोशिका में अनुपस्थित है ये। जंतु कोशिका में तारककाय का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय, ये कोशिका विभाजन के समय, या ये बोल सकते हैं कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, तर्कुतंतुओं का निर्माण करते हैं। जैसे तर्कुतंतु गुणसूत्रों को बांध के रखते हैं। तो तारककाय का जो कार्य हो गया कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक है। इसके बाद में यहां पे गोल्जी काय, जिसका मुख्य कार्य हो गया पैकेजिंग करना, किसी भी पदार्थ को बाइंड करना या पैकेजिंग करना। यहां पे ये डिक्टियोसोम के रूप में उपस्थित होती है। तो ये इतनी कोशिकांग और इतनी संरचनाएं जो दिखाई दे रही है, इन सब के बारे में जो विशिष्ट कार्य है वो आपको ध्यान में रखना है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। अब इसमें एक या दो अंतर देख लेते हैं, वो ध्यान रखना है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इनमें अनुपस्थित, नंबर 1। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्रक यहाँ पे केंद्र में है, यहाँ पे केंद्रक परिधि की ओर है। थर्ड, रसधानी उपस्थित, रसधानी अनुपस्थित। खाद्य वैक्यूल या रिक्तिका जो होती है इनमें उपस्थित, लेकिन इसमें निम्न वर्ग के जंतुओं में उपस्थित होती है, उच्च वर्ग के जंतुओं में अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये कुछ विशिष्ट अंतर है। इसके अलावा भी इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण हेतु कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हरित लवक बोलते हैं, लेकिन इनमें हरित लवक नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। तो कुछ डिफरेंस है, जो डिफरेंस का सारा चार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये एक डायग्रामेटिकली डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और इनसे सारे जो जितने भी पार्ट्स हैं इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट बेस हैं इन पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनका डिफरेंस का जो चार्ट है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफरेंस का चार्ट वर्ड्स में लिखा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।